Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence and we are almost at the part 2 of Poets and Pancakes, chapter number 6, Sigma Institute of Excellence. वाओ क्या बात है। हमारा पहले 2 पेजेस हो चुके थे। वी आर एट पेज नंबर 59 ऑफ योर टेक्स्ट बुक और जो पार्ट 1 देख के बैठा है उसको पता है जो ब्लैक ब्लैक वाले वर्ड्स है वो आपका एक पैराग्राफ है, उसके बाद में कुछ पिक्चर्स है, पता नहीं क्यों रखे हैं सिग्मा सर ने, फिर वापस एक ब्लैक वाला पैराग्राफ है, वो हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टारगेट है और बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। हमेशा हाँ, थोड़ा सा खतरनाक वाला चैप्टर है एंड ये बस अगर ये कलर है तो आपको समझ जाना है ये कलर क्या कहना चाहता है। देखो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में कितने सारे वर्ड्स है आपके लिए एंड अकॉर्डिंग टू योर डाइजेस्ट वहां पे तो आपके लिए बहुत सारे वर्ड्स है भी नहीं और इन लोगों ने फ्रेसिस भी इतने इन्वॉल्व नहीं किए हैं, तो बच्चों को पढ़ने में थोड़ा तकलीफ पड़ता है। वैसे इजी वर्ड्स है बट इतने भी इजी नहीं है, उन लोगों ने जस्ट मान लिया कि ये इजी है। धीरे धीरे बताते जाएंगे आपको क्या चीज है, धीरे धीरे एकदम हल्के हल्के, बराबर है। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 59 वाला पैराग्राफ। दिस इज पैराग्राफ पेज नंबर 59 को बिलोंग करता है। ये कुछ 4 या 5 लाइन के बाद स्टार्ट होता है, उसके बाद में वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस या ओरल कॉम्प्रिहेंशन जैसे क्वेश्चंस होते हैं वो भी होता है। इन दोस डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। क्यूबिकल क्या होता है, जैसे मैंने नीचे फोटो रखा है, क्यूब मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग। तो बड़ी बड़ी ऑफिस में क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स जिसमें एक क्यूब में एक साइड से ओपनिंग होता है, 3 या 4 कंप्यूटर्स होते हैं, व्हाटएवर उनके वर्किंग स्टाइल के हिसाब से कि कहां पे वो लोग कैसे रखते हैं। जैसे एक ये क्यूब रहा, ये रहा, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये एक ऐसे क्यूब है। देखो ये पर्टिकुलरली जब आपको जैसे आप लोग यहाँ पे तो बैठे और कुछ चीजें यहाँ पे, जैसे हम वी आर नॉट डूइंग लाइव, वी आर गोइंग टू प्रीमियर द सेम, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो आपको पता चलेगा मैं यहाँ पे क्या लिख के क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्यूब होता है, क्यूब मतलब समझो वहां पे एक स्क्वायर जैसा पोर्शन है और अंदर कुछ है और वहां पे सांप बैठे होते हैं। कौन, राइटर की बात हो रही है। राइटर उस उन दिनों में, इन दोस डेज, द राइटर मतलब आपको पता है अशोकामित्रन वर्कड इन अ क्यूबिकल, एक क्यूबिकल में वर्क करते थे। उसके बाद में बहुत अच्छा लिखा है, टू होल साइड्स ऑफ व्हिच वर फ्रेंच विंडोज। अब ये वाला जो फोटो है उसके, ये जो क्यूब के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो क्यूब में मतलब 4 दीवारें होनी चाहिए, एक एंट्री होती है बट नेचुरल है, लेकिन उसके 2 साइड्स पे, उसके 2 साइड्स पे, 4 में से 2 साइड्स पे, टू होल साइड्स, क्या लिखा है, टू होल साइड्स, उसके फ्रेंच विंडोज थे। दिख रहा है आपको फ्रेंच विंडोज क्या होती है? फ्रेंच विंडोज मतलब पूरा इधर से उधर देख सकते हैं बंदे, ठीक है ना। क्यों बोल रहे हैं आपको सब पता चल जाएगा। टू होल्स साइड्स ऑफ व्हिच वेर फ्रेंच विंडोज, आर यू गेटिंग? क्यों बोल रहे हैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा, हम रिपीट भी करेंगे। और ब्रैकेट में क्या बोल रहे हैं, आई डिडंट नो एट दैट टाइम, जब मैं काम करता था। ये तो ये इनका काम खत्म होने के बाद इन्होंने लिखा है पोएट्स एंड पेनकेक्स, ठीक है ना। जो हमने कल ही बोला था 273 रुपीज में मिल जाएगी आपको। उस टाइम पे जब ये भाई साहब काम करते थे तब उनको नहीं पता था कि वो जो थी वो ट्रांसपेरेंट जो आर पार दिख रही है 2 साइड्स, वो फ्रेंच विंडोज थी, उनको तब नहीं पता था। नाउ देखो, क्योंकि आपको पता है इनका काम क्या था, इनका काम क्या था, ये मैंने नीचे फोटो रखा है। पूरे दिन क्या करते थे ये भाई साहब, पेपर को, न्यूज़पेपर को कट करते थे, ठीक है। और ऐसे मैंने ये फोटोज उसके लिए रखा है, ये भाई साहब का काम था, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो सीइंग मी सिटिंग एट माय डेस्क, देखो ये डेस्क होता है, ये जो ऊपर वाला फोटो है ना क्यूब में, इसको डेस्क बोलते हैं, जो जहां पे कंप्यूटर रख सकते हैं। तो सीइंग मी, क्योंकि सब देख सकते हैं, पता है ना वो फ्रेंच विंडोज थी। सीइंग मी सिटिंग एट माय डेस्क, टीयरिंग, क्या कर रहे हैं, टीयरिंग का मतलब फाड़ना, न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, सुबह शाम मैं न्यूज़पेपर को फाड़ रहा हूं, न्यूज़पेपर को सुबह शाम फाड़ रहा हूं। लोगों को क्या लगता था, मोस्ट पीपल थॉट, अब लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसके दोनों साइड पे फ्रेंच विंडोज थे, मतलब सबको दिख रहा है। मोस्ट पीपल थॉट, सबने ऐसा सोचा, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब मैं ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं कर रहा हूं,
कुछ भी काम नहीं कर रहा हूं। इट इज लाइकली दैट द बॉस, आपको पता होना चाहिए इनके बॉस कौन थे, हम कल पढ़े थे, याद है आपको? वासन जी, याद है ना? वासन, वासन, एस एस वासन पूरा नाम आया था कल हमारे लिए, जो बॉस थे। तो यहां पे जब भी बॉस वर्ड आ रहा है ना, इनके ऑनर का नाम आएगा। एंड इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे जो बॉस थे उनको भी ऐसा लगता था कि मैं कोई काम करता नहीं हूं। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता था कि मुझे एनीवन, सो एनीवन हु फेल्ट, किसी को भी ऐसा लगता था आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, मुझे कोई काम काज देना चाहिए, सीधा मेरे वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, मेरे क्यूबिकल में आ ही जाता था, घुस जाता था, बार्ज इनटू घुस ही जाता था। एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, आपको ये काम करना चाहिए, भाषण देना। एक्सटेंडेड लेक्चर मतलब भाषण देना, बड़बड़ 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 करना शुरू हो जाता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, आपकी जो डाइजेस्ट है ना, उसमें समरी में पहले तो जेमिनी स्टूडियो को हाईलाइट किया गया है, उसके बाद में अशोकामित्रन के बारे में एक पैराग्राफ है, उसके बाद में ऑफिस बॉय के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा है, बराबर है। तो ये वही ऑफिस बॉय है जो आपने अगले वाले लेक्चर में पार्ट 1 में देखा, वो स्लैप मार के करता था, ठीक है ना, वो मेकअप पेंट। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. Very good. मैं थोड़ा आपको नीचे लेके जाता हूं, ठीक है ना, कहां पे लेके जाता हूं? और ये जो फोटो है ना, पहले तो ये बता दो, ये फोटो ये सुब्बू जी है, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ना है। ये जो पर्टिकुलर फोटो है सुब्बू जी है, जिनका नाम हुआ करता था कोठा मंगलम सुब्बू। एक इंडियन पोएट थे, लिरिसिस्ट थे, ऑथर थे, एक्टर थे एंड अ फिल्म डायरेक्टर बेस्ड इन, हमारा पूरा नेक्स्ट पैराग्राफ उनको डेडिकेटेड है, बराबर है। अब यहां पे क्या है, लिटरेरी टैलेंट इज द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। ऊपर ये अभी हम जो एक लाइन पढ़े ना, उसमें लिटरली टैलेंट जैसा वर्ड है, इसका मतलब होता है उसकी एबिलिटी टू क्रिएट ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, मेटाफोर्स, ठीक है ना। वो ब्यूटीफुल सेंटेंसेस मतलब जैसे आपका एक पिक्चर है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वो डॉट 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 बाबू, महेश बाबू या वॉट एवर, ऐसा कुछ नाम है, रमेश बाबू। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हो जाते जो कितने आदमी थे, ये महान सेंटेंसेस क्रिएट होते हैं ना, आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो लिटरेरी टैलेंट वो चीज है, इज द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को यूज करके ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, मेटाफोर्स, आप सिमिली और मेटाफोर के बारे में जानते हो, एंड इमेजरी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डायलॉग एंड डिस्क्रिप्शंस टू कन्वे इमोशंस। वो कभी कभी डायलॉग और डिस्क्रिप्शंस इमोशंस को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। अब बार्बर्स के बारे में आप जानते हो, जो बाल काटते हैं। परवर्ट्स वो हैव एबनॉर्मल और अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल बिहेवियर, परवर्ट्स उसको बोलते हैं। आपने देखा होगा आज की तारीख में भी, आप आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इन पर्टिकुलर, लेकिन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं उसमें से काफी सारे लोग आपको एबनॉर्मल लगेंगे, उनका बिहेवियर आपको गे जैसा लगेगा। आप समझ रहे हो, आई एम टॉकिंग ओपनली, वीडियो चल रहा है नहीं, वो ऐसे ऐसे करके भी। तो देखो जहां जहां पे भी ये इंडस्ट्री होती है, उनको अपने ऊपर के बॉस को सेटिस्फाई करने के लिए एबनॉर्मल बिहेवियर दर्शाना पड़ता है, उसको कैसे भी करके सेटिस्फाई करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पैराग्राफ है, यहाँ पे हमें जो लिखा है, ये सुब्बू जी का फोटो था, ठीक है। उनकी स्माइल याद रखना, उसके स्माइल के ऊपर भी हमें चर्चा करना है। फोटो जो है उसके अंदर हमारा ये वाला, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड, मतलब मुझे ज्ञान दिया जाए। क्या दिया जाए? एनलाइटेंड के लिए आप और कोई वर्ड यूज कर सकते हो अगर आपकी बुक में दिया गया, मैंने यहां पे बोला एनलाइटेंड मतलब ज्ञान दिया जाए, बराबर से। और आपके
उसके अंदर परवर्ड्स के लिए डेविएंट्स भी लिखा है। इट्स ओके, आप जो चाहो वो वर्ड यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने जो प्रॉपर वर्ड यूज करना था मैंने कर लिया, ठीक है। ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, ग्रेट लिटरेरी टैलेंट मतलब वो किसकी बात कर रहा है? अशोकामित्रन की बात कर रहा है के कैसे ये जो ग्रेट लिटरेरी टैलेंट है वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट। मतलब अभी ये भाई साहब नहीं, ये न्यूज़पेपर कटिंग कर रहा है, और वो डिपार्टमेंट में कौन होना चाहिए? फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। वो डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ बार्बर्स के लिए होना चाहिए और परवर्ट्स के लिए होना चाहिए। सुन, मेरे को ऐसा लगा, सुन, आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। मैं बताऊं, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, आपको गूगल पे एक एक पर्टिकुलर लाइन गूगल पे मिल जाएगी, जहां पे लोग पर्टिकुलर लाइन को सर्च कर रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, फिर उनको वो मिलती नहीं है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अशोकामित्रन प्रे कर रहे थे फॉर क्राउड शूटिंग। क्यों? जब भी क्राउड शूटिंग होती है तब बॉय चला जाएगा तो इसको भाषण नहीं देगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। एपिक्स मतलब अभी ये जो इधर उधर ये जो बक बक कर रहा है, भाषण दे रहा है। और नथिंग शॉर्ट ऑफ, एक मैंने मेरे हिसाब से नीचे नहीं लिखा है, बराबर है, वो जस्ट ये जो आगे वो बोला उसको हाईलाइट करने के लिए नथिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड यूज किया गया है कि ऐसी कोई चीज है, उसको अगेन हाईलाइट किया। जो क्राउड शूटिंग है उसको अगेन वापस हाईलाइट किया कि नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव, मतलब ऐसा कुछ भी हो जाए ना तो मुझे इसकी एपिक से छुटकारा मिल जाए। आप समझ रहे हो? देखो अगेन एक छोटा सा पैराग्राफ, लेकिन और ये एक गेस करो कि एक बंदा कहां पे पेपर कटिंग में काम करता था और इसका फायदा भी हुआ होगा उनको। यहाँ पे ये सब चीजें हमें डिस्कस नहीं करनी है, लेकिन आप सोचो इतने सालों तक जेमिनी स्टूडियोज में उन्होंने सिर्फ पेपर कटिंग का काम किया, बट एट द सेम टाइम जब आप जेमिनी स्टूडियो मतलब चेन्नई मद्रास मतलब इंग्लिश और उनके साउथ रिलेटेड वो मेजोरिटी इंग्लिश पेपर्स होते हैं ना, साउथ पीपल आर एजुकेटेड, तो इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद उनके अंदर एक लिटरेरी टैलेंट आ जाती है, एजुकेशन के किसे चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, हाउ टू राइट। तो इन्होंने इतना कुछ पढ़ा होगा क्योंकि पूरे दिन पेपर कटिंग कर रहे हैं, तो पढ़ के ही मतलब पेपर कटिंग करते होंगे, है ना। उसके बाद में उनके पास इतना टैलेंट आ गया कि उन्होंने बहुत, ऐसे लगता नहीं है कभी इसको पढ़ने के बाद कि किसी इंडियन राइटर ने लिखा है, बिकॉज इंडियन राइटर की स्टोरी जो टेलिंग होती है, वन यूज टू मेक इजी वर्ड्स, यूज ऑफ इजी वर्ड्स, बराबर है। आप पढ़े हो अभी तक, एज फार एज आपको जो हेडेक देते हैं वो इंग्लिश राइटर, एंग्लो इंडियन राइटर आपको हेडेक देते हैं ना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगेन वापस एक पैराग्राफ को रीड कर ले। इन दोज डेज आई वर्कड इन, मैं उन दिनों में कहां पे काम करता था? क्यूबिकल में काम करता था, ठीक है ना। टू होल साइड्स ऑफ व्हिच वर फ्रेंच विंडोज, उनके दो पूरे साइड्स पे फ्रेंच विंडोज थी। और क्या बोलना चाहते हैं ब्रैकेट में, आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच। हाँ, वो बताना चाहते हैं कि मैं जब काम करता था तब एटलीस्ट मुझे नहीं पता था कि वो फ्रेंच विंडोज थी। सीइंग मी सिटिंग एट माय डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। जब मैं मेरे डेस्क के ऊपर काम करता था, है ना, तो और लोग देखते जाते थे क्योंकि फ्रेंच विंडोज थे, लोगों को लगता था मैं तो कुछ भी काम नहीं करता हूँ, सुबह शाम में यही काम करता था, फिर भी लोगों को लगता था मेरे पास तो कुछ काम नहीं है। इट इज लाइक दैट। और वो ऐसे श्वासन जी थे, उनको भी शायद ऐसा लगता था कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। अगर किसी को ऐसा लगता था कि मुझे कोई काम दिया जाना चाहिए तो वो मेरे क्यूबिकल में आ जाता था, घुस जाता था और एक अच्छा खासा भाषण देके चला जाता था। अब ऐसा ही एक भाषण, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटन्ड। क्या बात है, एनलाइटन मतलब मेरे को ऐसे नॉलेज दिया जाए ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, एक ऐसे डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ड्स, एक महान टैलेंट, महान लिटरेरी टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है। क्या बात है। सुन आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, तुरंत ही, और वो जब आता था ऐसा कुछ होता था तो मैं क्राउड शूटिंग के बारे में हमेशा सोचता रहता था कि काश क्राउड शूटिंग हो जाए, हमेशा क्राउड शूटिंग हो जाए। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, और ऐसा कुछ हो जाए तो बस
मजा ही आ जाता। ये सुब्बू का फोटो है, हमने पढ़ा। अब ये देखो, ये पैराग्राफ जब हम आने वाले हैं आगे वाले, अभी भी हम मेरे हिसाब से पेज नंबर 59 के ऊपर ही है। उसके बाद में हम 60 के ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी दे रहे यहाँ पे मैं बता दूं कहां से हम जाएंगे। सिचुएशन, एफ्लुएंट सिचुएशंस जैसा एक वर्ड आएगा, एफ्लुएंट सिचुएशंस किधर दिख रहा है बेटा? he must have had exposure to more affluent situations। यहां तक पेज नंबर 59 है, और एंड पीपल के बाद में आ जाएगा पेज नंबर 60। योग्य, ठीक है। तब तक हम थोड़ा देख लेते हैं कि कितनी सारी चीजें आने वाली है यहाँ पे। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फर्स्ट ऑफ, सबसे पहला लाइन एक आएगा कोवर्टली। ओपनली एंड कोवर्टली दो वर्ड है। ओपनली तो आपको पता है ओपनली, और कोवर्टली मतलब गुप्त रूप से, छिपाकर। या तो आप किसी के बारे में खुले ओपनली बात करो, मतलब लोग बात करेंगे, या तो ओपनली बात करेंगे, या तो कोवर्टली मतलब छुपाकर बात करेंगे, सामने वाले को पता ना चले ऐसे। वो संकट, इग्नोमाइनी, इग्नोमाइनी बदनामी, अपमान, नेग्लेक्ट उपेक्षा, ये तीनों वर्ड एक साथ में है। ये तीनों वर्ड एक साथ में है। वैसे आपकी डाइजेस्ट में भी कुछ वर्ड है, कुछ नहीं है, बराबर है। आपकी डाइजेस्ट में इग्नोमाइनी का मतलब है डिसऑनर। मैं हिंदी लेके आया हूं, ये सब सुधरेंगे नहीं कभी भी, ठीक है ना। और एफ्लुएंट का मतलब वो मैं नीचे ऑलरेडी लिख दिया हूं, कुछ वर्ड नहीं है। फिर आता है वर्च्यू, उच्च नैतिकता। बीइंग बोर्न एज अ ब्राह्मण वाज अ वर्च्यू बिकॉज, ये पूरा का पूरा लाइन है, ब्राह्मण हैज अ ग्रेटर लीगल राइट्स। और यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, इट्स अ देन, THN देन। ब्राह्मण वेर रिचर देन अदर, ब्राह्मण्स एंजॉयड अ हाई सोशल, वो पुराने जमाने की बात है। अफ्लुएंट पीपल आएगा वर्ड, अफ्लुएंट पीपल एंड सिचुएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबंडेंस ऑफ वेल्थ। अफ्लुएंट पीपल वो लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, प्रॉपर्टी एंड अदर मटेरियल गुड्स। अफ्लुएंट पीपल मे लिव इन एन अफ्लुएंट नेबरहुड। अब अफ्लुएंट जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो कहां पे रहते हैं, उनका पड़ोस भी कैसा होगा, जिनके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है ना। हैव अफ्लुएंट लाइफस्टाइल, प्रभावशाली लाइफस्टाइल होगी, एंड वर्क इन एन अफ्लुएंट, जिनकी जॉब्स भी अच्छी अच्छी होगी, बराबर है। हियर वॉज अ मैन, ये भी एक बहुत तगड़ा वाला सेंटेंस है। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, ये मैं वापस हम जब ऊपर पढ़ेंगे तब आ जाएंगे। फिर अगेन ऐसे वर्ड्स आते हैं, हम धीरे धीरे आएंगे जब हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। और गौरतलब बात यह है, पहले जो 4 पेज आ गए उसमें से इतने सारे हैवी वर्ड्स इन लोगों ने ना डाइजेस्ट में डाले गए हैं, और कोई भी जगह पे इन लोगों ने ऐसा सोचा नहीं कि आपको टफ पड़ेगा, ठीक है ना। फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश क्या, समझ ही लेंगे। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly and or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to, देखो पूरे एक लाइन में, वैसे हमने बहुत सारे वर्ड्स नीचे देखे। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हमने नीचे क्या पढ़ा था, इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हमने नीचे क्या पढ़ा था, इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आप क्या करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी हो, आपको ऐसा लगता है कि आप अवॉइड हो रहे हो, आप थोड़ा नीचे जा रहे हो, तो आपको आपका ध्यान किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर केंद्रित हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आपका जो फॉल है वो एक व्यक्ति की वजह से है। तो इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसका मतलब है यू विल ऑलवेज फाइंड एंगर, आपको गुस्सा आएगा। एंगर इज ऑफन अ रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन। Frustration is an emotion that can arise when someone feels like they are unable to achieve their goals or fulfill their needs. It can be related to anger, annoyance,
एंड यहाँ पे वो जो ऑफिस बॉय था उसको ऐसा लगता था, और वो जो व्यक्ति जिसको ऐसे ऑफिस में ऐसा लगेगा, अगर आप जॉब कर रहे हो किसी ऑफिस में, तो ये जो ऑफिस बॉय है उसको ऐसे, अब वो बात तो करेगा किसी से, या तो ओपनली बात करेगा या तो छुप छुप के कोवर्टली बात करेगा, ठीक है। और वो जो बात कर रहा है जिसका टारगेट है सुब्बू, जो हमने ऊपर देखा है ना, सुब्बू जी, योग्य। और ये जो सुब्बू है उसको ऐसा लगता है, कोठा मंगलम सुब्बू इनका नाम है, हमने फोटो भी दिखाया था आपको, जो ऑलवेज स्माइलिंग है, उसके ऊपर याद रखना उनका फेस, हो जो स्माइल है उनका स्ट्रेंथ है। तो ये जो ऑफिस बॉय की लाइफ में जो भी संकट है वो से, इग्नोमाइनी है जो बदनामी हो रही है, डिसऑनर हो रहा है, डिसऑनर समझो, बदनामी नहीं, तो मतलब इनके मान में कमी आ रही है, सुब्बू की जगह वो होने चाहिए थे, उनको ऐसा लगता है। और उनको नेग्लेक्शन मतलब उपेक्षा हो रही है, उनको अवॉइड किया जाता है, वो जस्ट और जस्ट तीन चीजें हो रही है ऑफिस बॉय की लाइफ में। जितने भी वूस है, वूस मतलब जितने भी संकट है ऑफिस बॉय की लाइफ में, जो इग्नोमाइनी है मतलब जो भी डिसऑनर हो रहा है, बदनामी हो रही है, जो भी नेग्लेक्ट हो रहा है, वो किनकी वजह से है? कोठामंगलम सुब्बू की वजह से, ठीक है। हम पहले ये यहाँ पे मेरे हिसाब से 20 या 25 लाइन है, उसमें से पहली 3 लाइन के लिए हम रेडी है, पहली 3 लाइन के लिए हम रेडी है, ठीक है। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब भी आपको ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता है, यू विल ऑलवेज फाइंड एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, ओपनली और कोवर्टली। आप अपना पूरा का पूरा एंगर किसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि आपको अपनी फेलियर्स किसी और के नाम पे थोपना अच्छा लगता है, तो आप ओपनली बोलते हो कि मेरी फेलियर्स इसकी वजह से है, या तो उसकी वजह से, या तो कोवर्टली बोलते हो छुपा छुपा कर। एंड दिस मैन ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, ऑफिस बॉय था ना मेकअप डिपार्टमेंट का, वॉज कन्विंस्ड, उसने मान ही लिया था, दैट ऑल हिज वोज, वो जितना भी उसकी लाइफ में संकट है, इग्नोमाइनी उसकी लाइफ में जितना भी डिसऑनर है, और नेग्लेक्ट उसकी जो उपेक्षा हो रही है, वेर ड्यू टू कोठा मंगलम सुब्बू। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन कोठा और कोटा वॉट एवर इट इज बराबर है और कुछ हो रहा है, तो किसी भी साउथ इंडियन को बुरा नहीं लगना चाहिए। आई एम गुजराती एंड आई हैव प्रोनाउंस इट इन अ वे पॉसिबल, इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अब सुब्बू के बारे में 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं, वैसे पूरा पैराग्राफ उनके ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन तो कर ले, क्योंकि इन्होंने हाईलाइट किया कि वो भाई साहब की लाइफ में, ऑफिस बॉय की लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो बराबर है, विन है, वो उसकी लाइफ में एक्चुअली हारा हुआ है, लेकिन उसका मतलब है विन, WIN, वूस, इग्नोमाइनी एंड नेग्लेक्ट। ऑफिस बॉय ने मान लिया है, कन्विंस्ड है कि उसकी लाइफ में जो विन है, विन नहीं एक्चुअली हार है, पर उसकी लाइफ में वो हमने शॉर्ट फॉर्म दे दिया, वूस, इग्नोमाइनी और नेग्लेक्ट है, वो किन की वजह से? कोठा मंगलम सुब्बू की वजह से है। सुब्बू कौन थे? वॉज द नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो वासन जी का था, आपको याद होना चाहिए। किनका था बेटा? वासन जी का। क्या नाम था उनका? के वासन के SS वासन? SS वासन। तो जेमिनी स्टूडियो में बॉस तो वो थे SS वासन जी, लेकिन नंबर 2 कौन थे? सुब्बू जी। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 के पोजीशन पे थे। एंड अब यहां पे बहुत कुछ बोला जाएगा, अब आउट ऑफ द जेलेसी बोला जाएगा, बहुत कुछ बोला जाएगा, देखो। और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में एट टाइम्स ऐसा लगता है कि राइटर एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं, राइटर सुब्बू जी की बुराई करना चाह रहे हैं, बराबर है, या तो फिर उसकी बारे में अच्छा बोलना चाहते हैं, और कंफ्यूजन होता है कभी कभी समझने में, लेकिन आप धीरे धीरे समझो, हमने जैसे अभी तक 3-4 पैराग्राफ पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, वापस में यहाँ पे कोई भी लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको सेटिस्फाई कर ही दूंगा, तो फोकस ऑन इट। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown up makeup boy had। बहुत खतरनाक लिखा है भाई यहाँ पे, है ना। मैं और एक लाइन इसके अंदर ऐड कर दूंगा, फिर उसको पढ़ते हैं हम। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career there were no firmly established film producing companies or studios। हम दोनों लाइन को साथ में पढ़ेंगे। देखो, जैसे कोई एक अच्छी पोजीशन पे होता है, तो उसको आगे आने में थोड़ा आसान रास्ता मिल जाता है ना। और जो ऑलरेडी बैकवर्ड पोजीशन में, तो उसको आगे आने में भले ही टैलेंट हो, तकलीफ पड़ती है। तो वो लिखा है यहाँ पे पहले लाइन में, क्या लिखा है? ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड।
हमारा जो मेकअप बॉय है ग्रोन अप है, आपको पता है ना, कल भी हमने बोला था जो मेकअप बॉय है एटलीस्ट इन देयर अर्ली 40s है, तो उसको अपनी जो लाइफ है उसके अंदर मेकअप बॉय से आगे नहीं ही होना चाहिए था, अपनी लाइफ में मेकअप बॉय से नहीं ही आगे होना चाहिए था। और ऑन द कॉन्ट्रारी, उससे ऑपोजिट, ही मस्ट हैव हैड टू फेस अनसर्टेन, आगे नहीं होना चाहिए था, और उसको तो क्या क्या फेस करना चाहिए था, अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। क्यों? क्योंकि जब उसने अपना फॉर, ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना, मैं उसको थोड़ा ब्लू और उससे हाईलाइट करता हूं, कब की बात है, उसको कब डिफिकल्ट टाइम फेस करना था, वो दो कॉमा के बीच में है, फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर, जब उसने अपने कैरियर की शुरुआत की तब उसको तो टफ टाइम का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई भी फर्मली एस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज नहीं थे। आजकल तो बहुत सारे स्टूडियोज है और एस्टेब्लिश कंपनीज है, प्रोड्यूसिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, समझ रहे हो। ये दो लाइन में ये अभी भी इन्होंने अभी तक अच्छी बात नहीं बताई सुब्बू के लिए। सुब्बू, अगर आप बात करो तो पहले लाइन में बॉय को जेलेसी हो रही है, इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली, and this man of the makeup department was convinced that all his woes was ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu. Subbu थे कौन? Subbu was number 2 at Gemini Studios, और इनके बारे में ये बोलना चाहते हैं, ये तो भाई इनको जो फिल्म्स में ओपनिंग मिल गई वो नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो ऑफिस बॉय के समकक्ष है। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. और on the contrary, he must have. पहली लाइन में ऐसा बोला, उसको जो ओपनिंग मिली वो नहीं मिलनी चाहिए थी, मतलब वो अभी अच्छी पोजीशन में है। अभी कहां पे है? अच्छी पोजीशन में है, ऑफिस बॉय से अच्छी पोजीशन में है। और ऑन द कॉन्ट्रारी, एक तो उनको ओपनिंग मिल गई और वो ओपनिंग नहीं मिलनी चाहिए थी, और उसको उनको क्या फेस करना था? ऑन द कॉन्ट्रारी, he must have had to face more uncertain। जैसे आप कोई पर्टिकुलर पढ़ के निकलते हो और आपको एकदम अनफेवरेबल कंडीशन है तो जॉब नहीं मिलनी चाहिए ना, लेकिन आपको आसानी से जॉब मिल जाती है क्योंकि आप एक अच्छे फैमिली से आते हो, आपकी पहचान ज्यादा है, ऐसा कुछ बोलना चाहता है, ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी, ही मस्ट हैव टू फेस अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। क्यों और कब? फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर, वो कॉमा के बीच में है ना, उसने जब अपने कैरियर की शुरुआत की, फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर, जब उसने अपने कैरियर की शुरुआत की तो उसको कैसा वक्त, एक अनसर्टेन टाइम और डिफिकल्ट टाइम फेस करना था। क्यों पर? क्योंकि देयर वेर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। अगर जैसे ही आप जो लोग यहाँ पे बैठे हो हमारे लेक्चर में, उनको जब टाइम मिला ना तो 2x में ये वीडियो देख लेना, क्योंकि उसको मैंने वो हाईलाइट करके, अलग तरीके से हाईलाइट करके बताया। आपको टाइम मिले तो देखना, नहीं टाइम मिले तो मत देखना। इवन इन द, आगे बढ़ते हैं हम, ये 4 लाइन हो गई, पहले 2 लाइन फिर वापस 2 लाइन, ठीक है ना। Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy। देखो यहाँ पे वापस एक लाइन बोलना चाहते हैं, वापस ऐसा ही कुछ लाइन, सीधा बॉय के साथ उनको कंपैरिजन कर रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग बॉय के साथ? ये लोग मतलब राइटर की बात कर रहे हैं। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, एज फार, अब एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, और वो भी फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव एन अप्रिशिएबल लीड ओवर, मतलब फॉर्मल एजुकेशन में भी हमारा जो ये जो ऑफिस बॉय है, कौन है? ऑफिस बॉय, उनसे वो आगे नहीं होने चाहिए। ये लाइन में क्या बोलना चाहते हैं कि इवन इन फॉर्मल एजुकेशन, हमारे ये जो सुब्बू है जो नंबर 2 तक पहुंच गए, और नंबर 2 तक कैसे पहुंचे, चापलूसी करके पहुंचे, क्या पहुंचे, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। कुल मिला के ऑफिस स्ट्रक्चर है उनको बता रहे हैं कि सुब्बू नंबर 2 पे नहीं होने चाहिए थे, वो ऑफिस बॉय से बेटर नहीं है। अभी तक का माहौल ये है। बट अब बट आ गया, मतलब सुब्बू के बारे में अच्छी अच्छी बातें शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहली बात इन्होंने ब्राह्मण से शुरू करी। कैसे शुरू करी? अगर आप बात करो, जब हमारा जो ये जो 90s के बाद का वक्त है, मतलब 1910 1920, ये सब ब्राह्मणों का डिफाइन किया हुआ एरा था, जहां पे ब्राह्मणों को हमेशा दूसरे लोगों से ऊपर एज रहता था।
एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, एफ्लुएंट पीपल इज कंसर्न, बराबर। एफ्लुएंट पीपल के बारे में हम पढ़े तो उन सब चीजों के ऊपर चर्चा करें। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न एज अ ब्राह्मण, मतलब वो एक ब्राह्मण की तरह इनका जो जन्म हुआ था। वर्च्यू मतलब उच्च नैतिकता समझ लो, मतलब उनके नसीब के बारे में बोल दो। वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न एज अ ब्राह्मण वाज अ वर्च्यू बिकॉज बीइंग बोर्न एज अ ब्राह्मण वाज वर्च्यू, उच्च नैतिकता हुआ करती थी, बिकॉज ब्राह्मण हैज ग्रेटर लीगल राइट्स देन अदर, ब्राह्मण वेर रिचर देन अदर्स। ब्राह्मण अफ्लुएंट पीपल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। हम वापस ऊपर जाएंगे, फिर जरूरत पड़ी तो वापस नीचे आएंगे। वहां पे एक बार कर दो, हम कहां पे आए, ऐसे बीटा कर दो, ठीक है। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न एज अ ब्राह्मण, आपको पता है ना हम कहां पे आए, ऐसा है तो एक सेकेंड। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न एज अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण और ब्राह्मण योनि में जन्म हुआ है। अवर्च्यू इंडीड, हकीकत में उच्च नैतिकता, आप समझ रहे हो। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल, अफ्लुएंट सिचुएशंस, अफ्लुएंट पीपल के बारे में हम पढ़े, ठीक है ना। जो वेल टू डू, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उनकी संगत हुई होगी। कैसी हो गई होगी, यहाँ पे जो बच्चा था, लड़का था, उनसे प्योर वे में वो कभी भी आगे नहीं थे, लेकिन अभी क्यों आगे है, सीधा ब्राह्मण से उन्होंने जोड़ दिया इनको। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न एज अ ब्राह्मण, born a ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड, हकीकत में वर्च्यू है, उच्च नैतिकता है। क्यों, क्योंकि जब आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते बातें करते तो आपके अंदर एक अलग से पैशन आता है, आपका बिहेवियर अलग होता है, ठीक है ना। कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता आती है, बराबर है। देखो वो जैसे बोला कोई भी सिचुएशन, मतलब उनकी पिक्चर फ्लॉप भी हो रही है फिर भी स्माइल फेस है, उनके फेस से स्माइल नहीं जा रही है, ऐसा सब कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल, वो एक वेल टू डू, काफी सारे सिचुएशन से गुजरे होंगे एज अ ब्राह्मण, और अच्छे अच्छे लोगों से मिले होंगे, ठीक है ना। he had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film, मैंने बोला था वो फेस याद कर लेना, ठीक है ना। स्माइलिंग फेस था, स्माइलिंग फेस था। इन यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन में क्या बोलना चाहते हैं, ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल, हमेशा मतलब चीयरफुल रहते थे। स्माइलिंग मैंने बोला था, वो जो स्माइलिंग फेस वाला सुब्बू का मैंने फोटो क्यों लिया है। एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग अ हेड, हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, अगर उनका पिक्चर फ्लॉप भी चला जाता ना, लेकिन वो कैसे रहते, खुश रहते, हमेशा खुश रहते। आप समझ रहे हो कहां पे जा रहा है पैराग्राफ, समझ रहे हो अभी तक, ठीक है ना। बहुत कम लाइंस हुई है अभी तो, आधा पैराग्राफ बाकी है, बहुत लंबा है, बहुत हैवी है। अब क्या बोलते हैं वापस सुब्बू के बारे में, देखो कहां से कहां जा रहा है। ही ऑलवेज हैड अ वर्क फॉर समबडी, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एंड एडवांटेज। वापस एक लाइन में बहुत सारी चीजें बोली गई। सबसे पहले तो ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर, हमेशा किसी ना किसी के लिए उसके पास काम रहता था। क्या रहता था, किसी ना किसी के लिए उसके पास काम रहता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो अपने आप कभी काम नहीं कर सकता था, उसके पास लोगों के लिए हमेशा बेटा वो कर ले, बेटा वो कर ले, वो खुद काम नहीं करता था। तो फिर आगे क्या आया देखो, चापलूसी करना, अपने प्रिंसिपल एसएस वासन को लॉयल रहना, देखो। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, उसकी जो लॉयल्टी थी, सेंस ऑफ लॉयल्टी, अपने बॉस को, जो भी बॉस होते हैं उनको लॉयल लोग अच्छे लगते हैं, है ना, समझ रहे हो। विथ हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली, उसकी जो सेंस ऑफ लॉयल्टी थी, टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली, मतलब डेडिकेटेड थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल, और उनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी थी उनसे वो अपना जो बॉस थे, प्रिंसिपल मतलब बॉस एसएस वासन जी थे, उनको हमेशा उससे फायदा करवाते थे, वापस पढ़ते थे। देखो एकदम इजी है। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उनके पास किसी ना किसी के लिए हमेशा काम रहता था। क्यों, क्योंकि ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो अपने आप काम नहीं कर सकते थे।
ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, तो फिर आगे कैसे, सेंस ऑफ लॉयल्टी, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली, ना जो लॉयल्टी था, हमेशा बॉस उससे खुश रहते थे, एंड टर्निंग, और क्यों खुश रहते थे, क्योंकि उनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी थी वो हमेशा अपने प्रिंसिपल के एडवांटेज के लिए यूज करते थे। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, इसका मतलब होता है कि इसका जन्म ही फिल्म्स के लिए होता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब कुल मिला के फिल्म्स के लिए ही बने थे। और ये जो लाइन है हियर वॉज अ मैन who could be inspired when commanded, ये शायद मैंने नीचे लिखा था, ये रहा, ये पूरा लाइन है यहाँ पे नीचे। Here was a man. Here was a man who could be inspired when commanded. The quote is used in a positive way to describe Subbu's ability to be inspired by his principal. SS Vasan, the owner of the Gemini Studio. जब भी कभी भी SS वासन जी को उनकी जरूरत होती थी वो पहुंच जाते थे, ठीक है ना, वापस ऊपर। Here was a man, ही नहीं, तो टाइपोग्राफिक एरर नहीं है, हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, और उसके लिए बहुत गंदा वाला एग्जाम्पल दिया है इन लोगों ने। कैसा एग्जाम्पल दिया है, एकदम गंदा वाला, फिर लोग इसको गूगल करके सोचते रहते हैं कि ये क्या है, द रैट फाइट्स, ठीक है ना, एकदम गंदा वाला है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब ही नहीं बनता, मतलब क्या मतलब नहीं बनता, कुल मिला के ये बोलना चाहता है जब भी SS वासन को, प्रोड्यूसर को कोई भी चीज की जरूरत है तो ये अपने 4 आइडिया नहीं 14 आइडिया लेके आ जाएंगे। देखो क्या लिखा है, द रेट फाइट्स द टाइग्रेस, रेट समझते हो ना, वो टाइग्रेस के साथ फाइट कर रहा है, वो भी कहां पे, अंडर वाटर। ये सीन है, एक सीन है, क्या है, एक पिक्चर का सीन है ऐसे, द रेट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर, रेट ने टाइग्रेस को मार दिया, किसको मार दिया, रेट ने टाइग्रेस को मार दिया, पिक्चर है, बट टेक्स पीटी ऑन द कब्स, उनके जो टाइग्रेस के जो बच्चे थे कब्स, उनके ऊपर इसको रेड को दया आ गई, एंड टेंस देम लविंगली, उनके साथ प्यार से रह रहा है, टेंस देम लविंगली, ठीक है, उनको छोड़ दिया। अब समझ रहे हो, रेड ने टाइग्रेस को मारा, कहां पे, अंडर वाटर, पानी के नीचे, फिर जो उनके कब्स थे टाइग्रेस के, टाइग्रेस लेडी, कब्स उनके बच्चे थे, उसके ऊपर चूहे को दया आ गई तो चूहे ने उनको छोड़ दिया, ठीक है। अब प्रोड्यूसर बोल रहा है आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, प्रोड्यूसर ने ऐसा बोला, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 वेज ऑफ रेड पावरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, मतलब जब भी ऐसे प्रोड्यूसर ऐसा बोलता है ये सीन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये सीन, तो सुब्बू क्या करता, 4, सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 वेज ऑफ रेड मतलब चूहा, पोरिंग अफेक्शन प्यार बरसाने के लिए, पोरिंग अफेक्शन मतलब प्यार बरसाने के 4 तरीके, किसके ऊपर, ऑन विक्टिम्स ऑफस्प्रिंग, टाइग्रेस के जो बच्चे थे ऑफस्प्रिंग, उसके ऊपर प्यार बरसाने के, जब वो प्रोड्यूसर को ऐसा कोई सीन करना होता और यहाँ पे जो रेड जो चूहा है वो ऑफस्प्रिंग मतलब वो बच्चों के ऊपर प्यार कैसे बरसाता है, ऐसे 4 सीन लेके आ जाएगा, कैसे सीन लेके आ जाएगा, 4 सीन लेके आ जाएगा, हम वापस पढ़ेंगे, गुड बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इफेक्टिव इनफ, और ये 4 सीन के ऊपर जब प्रोड्यूसर ऐसा बोलता, ये यार आप लेके आ गए 4 सीन बट आई डोंट थिंक सो कि ये इतने अच्छे हैं, आप समझ रहे हो, एंड जब प्रोड्यूसर ऐसा बोलता और 1 मिनट के अंदर सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स, एक ही सीन के पहले तो 4 अल्टरनेटिव लेके आ गया, और अगर प्रोड्यूसर बोलता यार मजा नहीं आ रहा है तो वो कितने और 14 अल्टरनेटिव्स लेके आ जाता, मतलब आपको बताना चाहता है हाउ गुड सुब्बू वाज। हम वापस उस लाइन को पढ़ लेते हैं, आपको समझ पड़ा, यहां पे इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये एक सीन है, कोई भी मतलब नहीं बनता, द रेड फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कॉप्स एंड टेंस देम लविंगली, आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, ये प्रोड्यूसर बोला, ये कौन बोला, प्रोड्यूसर बोला, द प्रोड्यूसर वुड से, जैसे ही प्रोड्यूसर ऐसा बोला, सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 वेज ऑफ रेड पोरिंग अफेक्शन ऑन विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, अफेक्शन मतलब प्यार, बराबर है, सुब्बू 4 ऑप्शंस लेके आ जाता
और जब ऐसा बोलता, ये वापस प्रोड्यूसर बोल रहा है, कौन बोल रहा है? प्रोड्यूसर। गुड बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इफेक्टिव इनफ, मुझे नहीं लगता कि इतना इफेक्टिव होगा। कौन बोलता? द प्रोड्यूसर वुड से। और 1 मिनट में सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आपको पता चला हम कहां से कहां जा रहे हैं, बराबर है। और अभी भी 5, 10, 15 लाइन बाकी, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, समझे, बट एटलीस्ट आपको पता चल रहा है। Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. सुब्बू की बकायदा तारीफ हो रही है यहाँ पे, सुब्बू जी की क्या हो रही है? तारीफ हो रही है। अगर सुब्बू जी नहीं होते तो फिल्म मेकिंग इतना आसान नहीं होता। अगर सुब्बू जी नहीं होते तो, और जेमिनी स्टूडियो के जो गोल्डन ईयर्स थे, हर एक चीज का एक वक्त आता है, बराबर है, फिर वो उसका डाउनफॉल भी आता है। तो फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विथ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, जब आपके आजू बाजू में सुब्बू हो तो फिल्म मेकिंग आसान हो जाता है। एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गिव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इट वाज सुब्बू। पहले तो ऐसा बोला गया स्टार्टिंग के पैराग्राफ में, पैराग्राफ के ये जो सुब्बू जी थे वो अपनी लाइफ में ऑफिस बॉय से आगे नहीं होने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आपको बताया गया कि सुब्बू जी गोल्डन टाइम पे एकदम परफेक्ट थे। ठीक है, Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address poetry to the masses. बहुत अच्छा लिखा है। वापस यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहते थे राइटर, बट हम आपको होने नहीं देंगे, बहुत इजी लाइन है। यहाँ पे क्या लिखा है? सुब्बू जो थे, अगेन सुब्बू had a separate identity as a poet. एक पोएट, वो एक अगेन एक पोएट थे और उनकी एक अलग से सेपरेट आइडेंटिटी थी। और एज अ ब्राह्मण और एज अ पोएट उन्होंने, इफ ही हैड चोजन, तो हायर क्लास के लिए, जहां पे कुछ सिलेक्टेड लोग, कुछ हार्ड पोएम, जो पोएम नहीं ऐसे कभी कभी होती है समझ में नहीं आती है, तो कुछ सिलेक्टेड क्राउड के लिए वो पोएम लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने ये चूज नहीं करके उन्होंने ऐसी चीजें लिखी जो पूरे मास को ऐसे कवर कर सके। ऐसे होता है ना, जैसे आपका मोबाइल फोन है, आईफोन है, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है। देन देयर आर फोन्स व्हिच इज फॉर मासिस। आप समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या बोला जाता है? अगेन रीड करते देखो मेरे समझाने के बाद। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, एंड दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स, टफ एंड हायर फॉर्म्स, खतरनाक पोएम लिख सकते थे, ही वॉज कैपेबल। ही डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, डेलिबरेटली जानबूझ के चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस। उन्होंने चूज क्या किया? मास को एड्रेस किया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हिज सक्सेस इन फिल्म्स overshadowed and dwarfed his literary achievement, और so his critics felt। ओ भाई साहब की जो फिल्म में सक्सेस थी उसकी वजह से ड्वार्फ मतलब बौना हो जाना, छोटा हो जाना, ठिंगना हो जाना, ओवरशैडो कर दिया और ड्वार्फ कर दिया, छोटा कर दिया ओ भाई साहब की लिटरेरी अचीवमेंट। लिटरेरी अचीवमेंट मतलब पता है, ठीक है ना, 10th में लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया भी पढ़े हो, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको लिटरेरी के बारे में बताया, बराबर है। उसके एटलीस्ट क्रिटिक्स को ऐसा लगता था कि इनकी जो फिल्म के अंदर जो सक्सेस है उसने ओवरशैडो कर दिया है, छुपा दिया है, ड्वार्फ कर दिया है, बौना कर दिया है, छोटा कर दिया है वो भाई साहब की लिटरेरी अचीवमेंट को। एटलीस्ट उसके क्रिटिक्स ये फेल्ट करते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स। स्टोरी पोएम्स, कुछ पोएम्स होती है जो स्टोरी के फॉर्म में होती है, इन फोल्क रिफ्रेन एंड डिक्शन, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नोवेल थिल्लाना मोहनाम्बाल with dozens of very deftly etched characters. He quite successfully, मुझे पता होता है मैं क्या पढ़ रहा हूं, मुझे 3 लाइन साथ में पढ़ानी होती है इसलिए मैं ऐसा करता हूं। He quite successfully recreated the mood and manner of Devdasis of the early 20th century। ठीक है, ही सक्सेस वाला लाइन हो गया था, हम ही कंपोज्ड के ऊपर है। अब यहां पे आप हमें लाइन के बारे में जानना है, फॉक रिफ्रेन एंड डिक्शन, फिर एक स्प्रॉलिंग फैला हुआ, थिल्लना मोहा नाम्बाल एंड डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज कैरेक्टर्स, इसके बारे में हमें जानना है। फिर आपको ये नहीं पता चला कि ही
क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ देवदासीज ऑफ द, ये भी मैं समझा दूंगा, उसके बाद में पैराग्राफ हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं आपको हर एक चीज समझाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम देखेंगे फोक रिफ्रेन इज अ रिपीटेड फ्रेज और लाइन दैट इज कॉमन इन फोक म्यूजिक और पोएट्री। ठीक है, फोक रिफ्रेन क्या है, एक रिपीटेड फ्रेज है और लाइन है जो फोक म्यूजिक और पोएट्री में कॉमन है। और डिक्शन शब्द एवं शब्द समूह का भाषण और लेख में सही चुनाव और प्रयोग। जो फोक रिफ्रेन और डिक्शन, ये लोग हमेशा जो जिस चीज का यूज करते हैं लोकगीतों में, जो शब्दों का फोक रिफ्रेन और डिक्शन यूज करेंगे, चयन करेंगे। स्प्रॉलिंग मतलब विस्तृत। उन्होंने जो नॉवल लिखी थी, जो ऊपर नॉवल का नाम था ना, मैंने उसका फोटो नहीं लिया है कि लिया है, मैं देख लेता हूं, शायद मैंने उस चीज का फोटो नहीं लिया है। उसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी और मैं स्टोरी बता देता हूं, व्हाट आई मीन टू से। पहले तो डेफली एच टू क्रिएट अ डिटेल्ड एंड विविड कैरेक्टर्स, मतलब एकदम डिटेल कैरेक्टर। आप कभी कोई पिक्चर देखते हो तो उस कैरेक्टर का विस्तृत होना, उसके अंदर पूरे कैरेक्टर पे घुसना डायरेक्टर का काम होता है। द फ्रेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स इन द नोवेल, ये रहा थिल्लना मोहनाम्बाल बाय सुब्बू। इट सजेस्ट दैट सुब्बू वाज स्किल्ड एट कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड स्टोरी टेलिंग। हाल फिलहाल हमारे लिए इतना काफी है, ठीक है। अब मैं आप इसको समझा सकता हूं, ठीक है ना। वापस वो एक लाइन भी पढ़ लेते हैं। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. So his critics felt. Now, he composed several truly original story poems. कैसा? He composed several, एक नहीं, truly original story poems in folk refrain and diction, मतलब लोक भाषा, ऐसा कुछ समझ लो आप। जो शब्दों का समूह होता है जो लोग समझ पाए, पहले ही बोला हमने, फोक मतलब लोक, फोक मतलब लोक। रिफ्रेन एंड डिक्शन, ऐसे शब्दों का चयन हुआ जो हाईफाई लोगों के लिए नहीं था, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म्स था, ठीक है ना। आपको इसको कोई अलग तरीके से समझाना चाहते हैं तो वो उनका गलती है, हमारा गलती नहीं है। रिफ्रेन को मतलब आप सॉन्ग कोरस ऐसा समझ सकते हो, समझ रहे हो, चौरस बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। ड्वार्फ मतलब डोमिनेट, ठीक है। एंड बाकी के वर्ड्स हमने देख लिए। यहां पे उन्होंने ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, मतलब एकदम फैली हुई तगड़ी नॉवल थी जिसके ऊपर पिक्चर भी है। थिल्लाना, वो खुद राइटर है उसके, इसको थिल्लाना मोहनाम्बाल विथ डजन्स ऑफ वेरी थेफली एज कैरेक्टर्स, जिसके अंदर एक पिक्चर नहीं, जैसे कोई पर्टिकुलर पिक्चर होता है तो जिसमें हीरो होता है, हीरोइन होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो एटलीस्ट डजन्स, वो पर्टिकुलर ये नोवेल के अंदर इतना फैला हुआ स्प्रॉलिंग नोवेल था। थिल्लाना मोहनाम्बाल, थोड़ा साउथ का नेम है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इश्यू हो रहा है, थिल्लाना मोहनाम्बाल। उसके अंदर डजन्स, इतने डजन्स कैरेक्टर थे। कोई पिक्चर देखते हो तो एक कैरेक्टर के ऊपर होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके अंदर 2 3 या 4 कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे शाहरुख खान है, काजोल है, और 1 2 कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे हाईलाइट किया गया है। लेकिन ये इतना बड़ा फैला हुआ नॉवल है जिसमें डजन्स कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, एक कैरेक्टर उसको डेवलप किया गया, दूसरा कैरेक्टर उसको डेवलप, उनके बारे में ज्यादा ज्यादा बताया गया है, ठीक है ना। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड, देखो देवदासी मतलब जो देव की दासी है, 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में देवदासी जो भगवान की दासी होती है उसके ऊपर काफी सारे मूवीज और वो सब आया था। तो ये भाई साहब ने थिल्लाना मोहनाम्बाल के अंदर ये जो देवदासियों का मूड और ये जो मैनर था उसको रिक्रिएट किया। क्या किया? रिक्रिएट किया। और इन द मतलब 1950s के बाद की बात है, क्या करना चाहते पहले स्टार्टिंग की बात, ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड, जो ऑलरेडी 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये सब हो चुका था, इसलिए रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे ये जो बहुत जो टफ लिखा है, काफी सारे लोगों को पोएट एंड पेन का टफ लगता है, वी आर गेटिंग टू द पॉइंट, समझ रहे हो। वापस मैं पढ़ा लेता हूं। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन एंड ऑल्सो रोट अ स्प्राउलिंग नॉवल, द फैला हुआ नॉवल।
एकदम फैला हुआ नॉवेल थिल्लना मोहनाम्बाल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्ली एज, एकदम डेफ्ली एज कैरेक्टर्स, मतलब एकदम डिटेलिंग किए हुए। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली, ये लाइन का मतलब भी पता चला, जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो भी ऐसे देवदासी के जो भी कैरेक्टर्स थे उनको रिक्रिएट किया गया, उनका मूड और मैनर भी रिक्रिएट किया गया। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, अच्छा क्या बात है, वो एक बढ़िया एक्टर भी थे। ही नेवर एस्पायर, हालांकि उन्होंने ऐसे एस्पायरेशन नहीं रखा था, जैसे काफी सारे लोग एस्पायर करते हैं कि हम सीए बनेंगे, हम एमबीए करेंगे, हम ये करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, तो उनका एस्पायरेशन नहीं था। हालांकि वो एक अमेजिंग एक्टर थे। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं लीड करूंगा, बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज मेन प्लेयर्स, जो मेन हीरो होता है ना उनसे भी ज्यादा अच्छा कर दिया, मैं इसको भगा रहा हूं इस पर्टिकुलर लाइन को, ठीक है। He had a genius love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. बहुत अच्छा लिखा है इनके बारे में। क्या बोलते हैं, मैंने बोला ना स्टार्टिंग हम अलग से करेंगे इस पैराग्राफ में, उनकी फिर अलग से एंड अलग से हो जाएगा। he had a genius love, genuine, सॉरी मैं जीनियस बोला, 2 बार जीनियस बोला, genuine love, उनके अंदर प्यार कूट कूट के भरा था। he had a genuine love, किसके लिए, फॉर एनीवन, कोई भी, ही केम अक्रॉस, उनके सामने कोई भी आ जाता था तो वो प्यार से भरे रहते थे, उनके अंदर प्यार की कोई कमी नहीं थी। एंड हिज हाउस वाज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस, मैं एक्वेंटेंसेस बता देता हूं नीचे आपको। मैं तीनों जितनी भी चीजें एक बार बता देता हूं तो हमें नीचे वापस आना ना पड़े। एक्वेंटेंसेस मतलब परिचित व्यक्ति परंतु घनिष्ठ मित्र नहीं, ठीक ना। जनरल डिमीनर वो चीज होती है, refers to the way a person typically behaves and presents themselves to the others. It includes their attitude, mannerism and oral impression. साइकोफंट कौन होता है, एक प्रभावशाली व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा करने वाला, लाभ प्राप्त करने के लिए अमान्य, चापलूस, चाटुकार, पराश्रयी, चमचा, साइकोफंट। तो यहां पे राइटर कभी कभी कंफ्यूज लगता है, क्या लगता है, देखते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं भाई साहब। साइकोफंट, ठीक है। पहले तो ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, वो किसी से भी मिलता है उसके ऊपर ये जेन्युइन लव बरसाता था। एंड हिज हाउस वाज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस, अगर उसका जो घर था, अमीर आदमी था, तो उसके घर में अपने अंदर के लोग और बाहर के लोग, मतलब दूर के रिलेशन है, नजदीकी और दूर के रिलेशन के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एंड एक्वेंटेंसेस, परिचित है ना, ठीक है, समझ रहे हो। एक्विटेंसेस नीचे मैंने लिखवाया, आप उसको वापस देख सकते हो, और आपके डाइजेस्ट के अंदर एक्विटेंसेस वर्ड है नहीं, ठीक है, आप देख लेना मेरे अंदर बुक के अंदर नीचे। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. बहुत बढ़िया लाइन लिखा है उनके बारे में भाई, एकदम मस्त लिखा है। क्या लिखा है, जैसे आपका एक राइट हैंड अगर किसी को दान दे रहा है तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं है, ऐसा लिखा है कुल मिला के ये लाइन। क्या लिखा है, इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूस नेचर टू बी इवन कॉन्शियस, मतलब उनको ये चीज का भान भी नहीं रहता था कि वो इतने सारे लोगों को खिला रहे हैं, उनके दिमाग में अभिमान नहीं था, सोचते नहीं थे। एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम, आप समझ रहे हो ये लाइन में क्या लिखा है, अगर आप किसी को एक हाथ से दान दे रहे हो तो आपके दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, तो उनको इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं था कि इतने सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। सच अ चैरिटेबल एंड इनप्रोविडेंट मैन, इम्प्रोविडेंट मैन मतलब इनप्रोविडेंट का मतलब होता है रैकलेस, लिखा है आपकी डाइजेस्ट में। मैंने वैसे आपकी डाइजेस्ट से बहुत कम वर्ड का यूज किया है, ठीक है। आप रैकलेस को केयरलेस बोल सकते हो, जैसे कभी कभी नहीं, आप ड्राइविंग करते हो तो आपके ऊपर कभी गुना होता है तो वहां पे लिखा होता है रैकलेस ड्राइविंग, क्या लिखा होता है, रैकलेस। चैरिटेबल मतलब उनको कोई पड़ी नहीं थी, काफी चैरिटेबल करते थे। इम्प्रोविडेंट मैन मतलब एक रैकलेस थे, किसी को भी कुछ भी मतलब दान बान कर देते थे। एंड येट, वाओ, बहुत अच्छा लाइन है, अगेन हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, इस राइटर को, बड़ा लिखा है, तगड़ा लिखा है। पहले क्या लिखा है, सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, सच येट वर्ड का यूज किया गया है, येट ही हैड एनिमीज,
फिर भी उनके दुश्मन थे, क्यों थे? इतने अच्छे इंसान के तो दुश्मन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दुश्मन क्यों थे? अब क्वेश्चन पोज किए जाएंगे आपको 3-4, उनके दुश्मन क्यों थे? वॉज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस? क्या ऐसा था उनके दुश्मन इसलिए है क्योंकि वो अपने बॉस के साथ इतना क्लोज रहते थे? और वॉज इट हिज जनरल डिमीनर दैट रिसेंबल्ड अ साइकोफैंट्स? चाटुकारक उसका डिमीनर, उसका बिहेवियर क्या चाटुकारक की तरह था? मतलब आपको पता है ना, चापला। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या तो फिर हर एक चीज के बारे में वो सही, आप समझ रहे हो? 3 सवाल तो हो गए, एकदम जोरदार सवाल पूछे गए। ऐसा क्यों था? लोग उसके दुश्मन क्यों थे? क्या वो अपने बॉस के साथ इतना क्लोज था इसलिए? क्या उसका साइकोफंड जैसा डिमीनर था इसलिए? क्या वो हर एक चीज के लिए अच्छा बोलता था इसलिए? इन एनी केस कुछ भी हो जाए, देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब ये लाइन बिलोंग करती है ऑफिस बॉय के लिए। किसके लिए है? ऑफिस बॉय के लिए। मतलब कि कुछ भी हो जाए, वो इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। मतलब सुब्बू के लिए गंदे से गंदी चीज, डायरेस्ट थिंग्स, मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, डायरेस्ट थिंग्स, है ना? आप समझ रहे हो? कुल मिला के हमने इस पैराग्राफ कैसे स्टार्ट हुआ था, कहां से कहां गया, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको समझा। इसके आगे वाले पैराग्राफ को भी हमने अच्छे से समझाया। यस, अगर ऐसे चैप्टर्स को पढ़ना है, टाइम्स लगता है, सिर्फ 15-20 मिनट में तो ऐसे चैप्टर्स नहीं पढ़े जाते, बराबर है। और अगर कोई पढ़ा रहा है तो हम भी उनको नमस्कार करेंगे कि आप इतने ऐसे चैप्टर को 15-20 मिनट में, मुझे सिर्फ 4 पेज पढ़ाने में अभी तक 1.5 घंटे लगे हैं। हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ये प्रीमियर हो जाएगा और इसके आगे आगे वाला पोर्शन हम वापस शायद बनाने की कोशिश करेंगे कल। वापस 1-2 पेज ही होंगे। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड यस, आई एम निखिल सोलंकी।